ये सम्स आपको करने कितने में बताता हूं, 3। यहाँ पे आपको 2 तरीके के सम, रादर 3 तरीके के सम मिलते हैं। एक अल्फा गिवन, ये मोस्टली एग्जाम में आता है। तो अगर आप 10 सम कर रहे हो तो यू विल फाइंड कि 6 सम्स आपको अल्फा गिवन वाले ही होते हैं। तो आपको टोटल टॉपिक्स करने कितने हैं, यहाँ पे भले ही आपको 7 टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे, मेरी रिक्वेस्ट रहेंगी पहले आप ये 4 टॉपिक करो। 7 मार्क्स मिलने के यहाँ पे चांसेस है, 5 तो फिक्स है। लेकिन अगर सबसे पहले आप खत्म करना किसको, हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 जो कि सारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में काफी डिफिकल्ट माना जाता है, एसपीपीयू का इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 हम लोग आज देखने वाले हैं एंडसेम की स्ट्रेटेजी। भाई 4 यूनिट है, 70 मार्क्स है, 10 मार्क के एमसीक्यूज भी आने वाले, बचे हुए 60 मार्क्स का किस तरीके से प्लान करना है, ये सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। और पता है क्या सिखाऊंगा कि भाई कौन सी चीज स्किप करनी है हर एक यूनिट में से और कौन सी चीजों को थोड़ा ध्यान से बहुत अच्छे से करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ आपके जो अब तक 4 पेपर्स हुए उन चारों पेपर का मेरे पास प्योर एनालिसिस है, वो सारा एनालिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड उसी के साथ साथ भाई पहले कौन सा वाला यूनिट अटेम्प्ट होना चाहिए, 2.5 घंटे में पेपर कैसे बिठाना है, सर मुझे यूनिट नंबर 6 बहुत टफ जाता है तो मैं क्या करूं, मुझे बताइए। ये सारी चीजों का सोल्यूशन मैं आपको आज की इस सेशन में देने वाला हूं। अब बैकलॉग लगने का कोई चांस ही नहीं है, बस कितना स्कोर करना है ये सोच लो। 15 साल की मेहनत और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रस्ट से बना ये आलसी इंजीनियर अपने प्रीमियम, क्यूरेटेड एंड यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड कोर्सेज लेके आ रहा है सिर्फ आपके लिए। जी हां, अब आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये आलसी इंजीनियर रहेगा हमेशा आपके साथ। जॉइन अस नाउ एट आलसी इंजीनियर। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा भाई आपका ओवरऑल यूनिट नंबर जो 3 है उसका ओवरऑल कंटेंट क्या है। तो देखो भाई, जब आप सामने देखोगे यू विल फाइंड की टॉपिक्स कौन से सीक्वेंस जरूर याद रखना। सबसे पहले है गामा फंक्शन, नाम याद रखना। देन देयर इज बीटा फंक्शन, डीयूआईएस, एरर फंक्शंस और उसके बाद लिखा हुआ है रिडक्शन फॉर्मूला। मैं बताता हूं, अगर कुछ लोगों ने पहले इस यूनिट नंबर 3 की कभी पढ़ाई करी होगी इनसेम की इमीडिएटली बात, तो अब उनको ये यूनिट याद नहीं रह रहा होगा। रीजन बताता हूं भाई, यूनिट का नाम देखो ना, यूनिट का नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। भाई जहां पे इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होता है ना, हम लोगों को थोड़ा याद रखने में डिफिकल्टी हो जाती है कि भाई जाऊं तो कैसे जाऊं, और तो और बहुत कंफ्यूजन है कौन से टॉपिक का सम है ये भी समझ में नहीं आता जब पेपर में सम्स पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखना, एक एक टॉपिक से शुरू करो दोस्तों। आई नो आप अगर सिलेबस वाइज देखोगे तो यू ऑलवेज फाइंड कि रिडक्शन फॉर्मूला इज द टाइटल, तो आपको लगेगा कि नहीं नहीं शुरू तो भाई रिडक्शन फॉर्मूला से होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने यहाँ पे सीक्वेंस चेंज करी है, रीजन भी मैं आपको उस सीक्वेंस चेंजिंग का बता दूंगा। फिलहाल आप प्लीज सामने देख लेना। सबसे पहले बात करते, ये 5 जो टॉपिक है आपको दिखाई दे रहे, इन पांचों टॉपिक से रिलेटेड आपको एक चीज याद रखनी है कि सर एग्जाम में क्या क्या आया था। देखो दोस्तों, आप देखोगे तो अगस्त 22 में आपका पहला पेपर हुआ था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 का 2019 पैटर्न का, उसके साथ मार्च 23, अगस्त 23 और ये रहा आपका लेटेस्ट पेपर जनवरी 2024। अब एवरी टाइम जब पेपर आता है, जब बच्चों को मैं पूछता हूँ भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, प्लीज बताइए पेपर कैसा गया, तो जैसे पेपर खत्म होता है 12:30 बजे, 10 से 12:30 अगर आपका स्लॉट हो, तो 12:30 बजे जब बच्चे बाहर आते तो उसमें से बहुत सारे बच्चे, सर लय वाइट गेला पेपर, सर बहुत टफ था पेपर। अब मैं आपको बताता हूँ ये क्यों हो रहा है आपके साथ। द रीजन इज, हर एक बच्चे को जो हर एक उसके उसके टाइम का पेपर देके जा चुका है M2 का, उसको वो टफ ही लगता है। रीजन क्या है, आपने सारे यूनिट का इकट्ठा पढ़ाई नहीं किया है और एट द सेम टाइम जब 4 यूनिट आते हैं ना तो आपको डिफिकल्टी होती है। फिलहाल यूनिट नंबर 3 पे फोकस करते हैं और बात करते हैं कि भाई आप देख सकते हो अगस्त 22 से लेके जनवरी 24 तक चारों के चारों पेपर्स में आप देखोगे तो आपको एमसीक्यू पूछे हैं, और वो एमसीक्यू 2-2 मार्क्स के हैं, और वो भी किसके ऊपर पूछे हैं, रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर। अब रिडक्शन के कुछ एक स्पेसिफिक सेक्शन है उसके ऊपर आपको एमसीक्यू आने ही आने हैं। यही चीज इन लोगों ने यहां पे करी है अब तक के चारों पेपर में। उसी के साथ साथ आप देखोगे तो यहां पे 3 थियरी क्वेश्चन स्कोरिंग, 3 थियरी क्वेश्चन के चारों पेपर के। आप बस पहला सम देख लेना दोनों का, इधर रिडक्शन कोरिंग कौन है, रिडक्शन, यहां पे रिडक्शन कोरिंग कौन है, रिडक्शन, रिडक्शन कोरिंग कौन है, रिडक्शन, और रिडक्शन कोरिंग कौन है, रिडक्शन। बात पता चली, इसका मतलब है एक अकेला रिडक्शन का आपको टॉपिक यहां पे 5 या फिर यहां पे 5 कुछ ना कुछ तो देके जाएगा ही जाएगा। एट द सेम टाइम वो आपको यहां से 2 भी देके जाएगा। इसका मतलब टोटल 7 मार्क्स के लिए आपको रिडक्शन वर्क करना है। बच्चों को रिडक्शन के बारे में जानकारी नहीं है, उनको लगता है बहुत टफ है, तो मैं बता दूं रिडक्शन फॉर्मूला के 2 टाइप आते हैं। पहला जहां पे सिर्फ फॉर्मूलाज होते हैं, और पता है आपको जब फॉर्मूलाज की बात करते हो तो बस आपको 3 रेंज के ऊपर फोकस करना है, 0 से लेके पाई बाय 2, 0 से लेके पाई और 0 से लेके दोस्त मैंने कितना लिखा है
2 पाई। साथ ही साथ एक इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है दोस्तों -a से लेके +a वाली, जहां पे फंक्शन इवन हो तो आपका आंसर 2 इंटू 0 से लेके a होता है, और जब फंक्शन ऑड हो तो आपका आंसर डायरेक्टली 0 होता है। इसका मतलब है पहले तो ये 3 ही लोगों के लिए रिडक्शन फॉर्मूला वर्क होता है, और फिर जाके जब ये प्रॉपर्टी लग जाती है तो आप इसी को -π/2 से लेके π/2 कंसिडर कर सकते हो, इसको -π से लेके पाई कंसिडर कर सकते हो, और यहाँ पे आप -2π से लेके 2π कंसिडर कर सकते हो। तो ऐसी है ओवरऑल रेंज रिडक्शन फॉर्मूलाज के सम्स की। अब रिडक्शन फॉर्मूलाज में जो आपको ओवरऑल सम्स आते हैं वो देख लेना। ये जो सम्स है ना भाई, इन सम्स का और ये जो आपको सेक्शन दिखता है इसका कोई रिलेशन नहीं, मतलब इररिलेवेंट है पूरी तरीके से। इसका मतलब है अगर सम्स की बात करें तो हमें कौन कौन लगेगा, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे ज्यादा जो हम लोगों को सम्स करते हुए प्रैक्टिस लगती है वो लगती है कि भाई हमें पता होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ यूवी/डीएक्स। इंटीग्रेशन का बेसिक बाय पार्ट वाला रूल है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और एक और बंदा है जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे, दैट इज f' अपॉन f(x). एक और एक्चुअली मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, सॉरी मैं लिख देता हूं यहाँ पे, कुछ ऐसा है भाई, f(x) रेस टू n, और यहाँ पे आता है आपका f' वाला फॉर्मूला। तो ये कुछ फॉर्मेट्स है दोस्तों कि जो कि आपको एग्जाम में पहले से आने चाहिए, तब जाके आप इसके सम्स ट्रैक कर सकते हो। रहा सवाल सर क्या लगता है मैंने कितने सम्स करने चाहिए, तो मैं आपको बताता हूँ रिडक्शन फॉर्मूलाज का ये फॉर्मूला वाला सेक्शन तो आपको कंपलसरी करना है, बिकॉज आपको उसके एमसीक्यूज भी रहेंगे, और कभी कभी थियरी में भी इस तरीके के सम्स 2 पूछे जाते टोटल 5 मार्क्स कवर करने के लिए। हैविंग सेड दिस, ये जो सम्स आप देखोगे ये सम्स आपको करने कितने में बताता हूं, 3। अब बोलोगे सर 3 सम से मेरा क्या होगा, तो मैं आपको बताता हूं 3 सम्स करोगे तो डिट्टो, अगर tan है तो cot है, साइन है तो cos है, ऐसे चेंजेस करके आपको और 3 सम्स आएंगे। इसका मतलब है बाय 3 गेट 3 स्कीम हो जाएगी। तो 3 सम्स करोगे तो 3 सम्स आपको प्लस में मिल जाएंगे, यानी कि 6 सम्स आपके हो गए। और उसी के साथ साथ 2 और सम है जो कि आप स्टार मार्क करके उसको याद रख सकते हो। भाई देखो, एक तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो सेकंड चीज उसमें कौन से फॉर्मूले यूज करें उनको दिमाग में रख के वो एक बारी आपको बिना देखे लिखना पड़ेगा। आप बोलोगे सर मेरा फायदा क्या, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप रिडक्शन फॉर्मूला का ये टाइप और इसके साथ आप ये टाइप करोगे तो आपका फायदा ये होगा कि भाई ये 5 कवरिंग 5 है तो कोई ना कोई 5 तो मिल ही जाएगा, और साथ में 2 मार्क्स एमसीक्यू के, मतलब 7 मार्क्स जेब में, 1/4 ऑफ योर पासिंग मार्क्स। अब सर ठीक है आपने ये बता दिया, ये जो है ना इसमें मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है। कहां पे कंफ्यूजन है, तो मैं बताता हूं। आपका जो आइडियली जो कंफ्यूजन होता है वो होता है कहां पे, यहां पे आपको एक टर्म याद नहीं रहती। मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल आपको in करके कोई टर्म दी है जो कि लेट्स से 0 से लेके लेट्स से पाई है, और यहाँ पे लेट्स से tan रेज़ टू n थीटा लिखा हुआ है, राइट। अब आप मुझे बताना यहाँ पे in लिखा है कि नहीं। आपको शो दैट या प्रूव दैट हमेशा दिया जाता है, दैट इज समथिंग लाइक i ऑफ n-1 n-2, कुछ ना कुछ आपके शो दैट से ही आपको हिंट उठानी है भाई। वहीं से जब आप हिंट उठाओगे तो यूल अंडरस्टैंड कि यहाँ पे i ऑफ आपको अगर n-1 बनाना है तो सिंपल एनोलॉजी है। मुझे बताओ यहाँ पे क्या है n, तो यहाँ पे क्या था n, तो सफिक्स में n है तो पावर में n है। यहाँ पे n-1 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, कुछ चेंज नहीं होगा भाई। ये डायरेक्टली आप लोग n-1 के हिसाब से इसको लिख सकते हो। इट इज एज सिंपल एज दैट, जो कि आपको समझ में आ जाना चाहिए था। ये एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो कि समझ में आना चाहिए। अब बोलोगे नहीं नहीं सर ऐसा नहीं हुआ था, लास्ट टाइम एक सम आया था जो कि n+1 n-1 करके सम आया था, तो उस सम को कैसे डील करना है। तो भाई जनवरी 24 को जितने सारे सम्स आपके आए थे, जनवरी 24 को जितने सारे सम्स आए थे वो सारे के सारे सम्स अपने ऐप में मैंने पूरी तरीके से सॉल्व करके दिए हुए हैं। और आपको तो पता ही है अपना जो ऐप रहता है, सारे के सारे कोर्सेज एवरी सेमेस्टर अपडेट होते हैं। जैसे नया पेपर आता है वैसे मैं पूरा रीवर्क करता हूँ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी, मुझे जैसे पसंद है उसको रीशफल करके सीक्वेंस बदल के और वापस से उसको नए तरीके से सिखाने की कोशिश हमेशा होती है। तो एवरी सेमेस्टर में आपको एक नया ही आलसी इंजीनियर का कोर्स दिखाई देता है। तो भाई ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड है अगर आप नोट्स देखोगे तो। रहा सवाल सर ये देखो ना सर, यहाँ पे 2 सम से तो कौन सा था, तो मैं आपको बताता हूं यहाँ पे जो सम पूछा था वो फॉर्मूला बेस्ड ही था। आपको पता नहीं तो मैं बता देता हूं, लेकिन यहां पे जो सम आया था दैट वाज समथिंग दैट वाज ट्रिकी, जहां पे आपको i ऑफ n+1 और i ऑफ n-1 के कॉम्बिनेशन में कुछ पूछा गया था। तो भाई साहब आपको यहां पे ख्याल रखना जरूरी था। ये था रिडक्शन फॉर्मूला के बारे में। सर अब ओके सर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बता दो। तो सबसे अच्छी बात बताता हूं, गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन, भाई ये दोनों आपका काम आसान करने के लिए आए हैं। आपको वो सब्स्टिट्यूशंस ढंग से करने हैं, जिसको सब्स्टिट्यूशन पता चलेगा ना उसको ये दोनों टॉपिक्स आएंगे। रीजन बताता हूं, द रीजन इज गामा फंक्शन को आपको पता होना चाहिए कि भाई ये किसी से बेइंतहा मोहब्बत करता है। किससे मोहब्बत करता है, तो ये e रेज़ टू माइनस वेरिएबल से मोहब्बत करता है, यानी कि e रेज़ टू माइनस t। मतलब उसको हर एक समय जब भी उसको सॉल्व करना है तो वो इस तरीके से खुद की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने देता है ताकि वो किसको लेके आए,
e रेस टू माइनस टी को लेके आए। सिमिलरली बीटा फंक्शन जो है वो बेइंतहा मोहब्बत करता है किसके साथ भाई, 1 माइनस टी वाले टर्म के साथ, यानी कि 1 माइनस वेरिएबल वाले टर्म के साथ वो मोहब्बत करता है। तो ये दो चीजें अगर आप ख्याल रखोगे ना, दे आर द हाईलाइट पॉइंट जो कि आप हमेशा समझ शुरू करते हो तब। जैसे कि फॉर एग्जांपल सर, चलो ना सर आप हमें कुछ जानकारी दो, जैसे कि अगर मुझे गामा 4 लिखना है, ये गामा का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, तो आपकी हमेशा जब आप रेंज के लिए जाओगे, सब्स्टिट्यूशंस के लिए जाओगे, तो आपको यहाँ पे 0 से लेकर इंफिनिटी मिलता है। आप हमेशा देखना यहाँ पे e रेस टू माइनस एक्स होता है, और जब फील्ड में आते तो हमेशा छोटे भाई को काम कराने लगाते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से आपका फॉर्मूला दिखता है। कौन दिखा आपको, e रेस टू माइनस वेरिएबल दिखा कि नहीं, बस वही चीज चाहिए इसको जब भी कभी सम सॉल्व हो। हैविंग सेड दिस, इसी को गामा 4 को अगर आप देखोगे तो यू कैन राइट दिस गामा 4 एज व्हाट, इसको आप क्लियरली लिख सकते हो एज इन 3 फैक्टोरियल। एज इन व्हाट, 3 फैक्टोरियल। अब बोलो फैक्टोरियल पता नहीं होता है सर, भाई कैलसी पे फैक्टोरियल सॉल्व कर सकते हो ना, तो 3 फैक्टोरियल इज 3 into 2 into 1, जो कि आपका क्लियरली सॉल्व होगा। बोलोगे सर और कुछ एग्जांपल्स दो, तो भाई मैं आपको डायरेक्ट बता दूं, गामा हाफ करके एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसका वैल्यूएशन हमेशा क्या रहता है, रूट पाई रहता है, और उसी के साथ साथ एक बहुत अच्छा बंदा अगर उसको सॉल्व करना है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई एम टेकिंग गामा 7/2, तो आप प्लीज देख लेना गामा 7/2 जब आप सॉल्व करोगे तो पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, छोटा भाई मतलब -1 होता है वैल्यू का, और बड़ा भाई मतलब +1 होता है वैल्यू का, ऐसे मैंने सिखाया हुआ है। तो अगर आप देखोगे 7/2 यहां पे लिखा हुआ है, तो 7/2 का छोटा भाई छोटा भाई मतलब -1 करो तो आता है 5/2। तो देखो ये आपकी गाड़ी एक 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 से डाउन करो, 5/2 के बाद 3/2 के बाद 1/2 के बाद यहां पे आ जाएगा आपका गामा हाफ, और जब फाइनल आंसर निकालना होगा तो ये जो गामा हाफ है ये चेंज होकर आपका ऑटोमेटिकली क्या दिखाई देगा, रूट पाई दिखाई देगा। तो सिंपल एनालॉजी है दोस्तों, ये बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। सम सॉल्विंग करो, मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। उसके साथ साथ बीटा फंक्शन, सर अब बीटा फंक्शन के बारे में हमें कुछ बताओ ना सर। तो देखो भाई बीटा फंक्शन के बारे में जब मैं बात करूंगा तो आपको मैं बता दूं, बीटा ऑफ लेट्स से मुझे अगर 3,5 लिखना है, तो सबसे पहले द थिंग दैट आई शुड अंडरस्टैंड इज द रेंज। 0 से लेके क्या लिखी देखो 1, जैसे ही मैंने लिखा यहां पे हमेशा छोटा भाई ही होगा, तो आपको हमेशा ये सम कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और तो और इसी बीटा को आप लोग गामा में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ये चीज भी बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। तो दैट इज गामा 3 गामा 5 अपॉन गामा ऑफ क्या होता है 3 + 5। थोड़ा टाइम स्पेंड करोगे तो स्टार्ट गेटिंग आंसर्स किस तरीके से वर्क होते हैं। बहुत बारी बच्चे ये भी सवाल पूछते हैं कि सर बीटा कैसे पहचानना है, गामा कैसे पहचानना है। तो मैं बताता हूं, जहां पे e रेस टू की इन्वॉल्वमेंट आपको दिखे ना, दैट इज गामा फंक्शन। जहां पे आपको रेंज 0 से लेके इंफिनिटी दिखाई दे, दैट इज गामा फंक्शन। जहां पे आपको रेंज 0 से लेके 1, 0 से लेके 2 a, 0 से लेके a ऐसे कुछ दिखाई देगी, वहां पे आपका कौन आता है, बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन के इटसेल्फ 2 टाइप आते हैं। एक और टाइप का समय जो कि एग्जाम में पूछा जाता है वो है, लेट्स से जैसे कि मैं 5 से लेके 9 लिखूं, तो ये यहाँ पे x - 5 दिखता है और ये 9 - x दिखता है। ये एक बहुत फेमस टाइप है, यहाँ पे कुछ भी होता है, रेस टू हाफ होता है, रेस टू 3 होता है, कुछ भी होता है। ये वाला टाइप अभी भी लेटेस्ट पेपर में भी आ चुका है दोस्तों, दैट टाइप बिलोंग्स टू व्हाट, बीटा फंक्शन। तो हिंट होती है, कुछ कुछ प्रैक्टिस से आते हैं। फॉर एग्जांपल एक सम था, बहुत लोगों को इस सम में कंफ्यूजन हुआ, तो मैं बताता हूँ सम का नाम कौन सा है। सम का नाम है x log x वाला एक सम था दोस्तों। जस्ट दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा वाला है। ये देखो, ये ऐसा लिखा हुआ है, सम x log x लिखा हुआ था और रेस टू कितना किया था 4, और बहुत सारे बच्चों को लगा था, ये आई थिंक आया था अगस्त का 2023 का जो पेपर था शायद, तब आया था ये सवाल। ये सवाल को जब आप देखोगे ना तो आपको रेंज में भी ये 0 से लेके जो दिखाई दे रहा है अभी फिलहाल, तो ये लेट्स से इंफिनिटी है, आई थिंक 1 था। ये अजीब सा सम पूछा था। तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है ना यार, पता ही नहीं चलता है बीटा फंक्शन है या गामा फंक्शन है। तो मैं आपको बता दूं, लॉग इन्वॉल्व है, तो लॉग को e रेस टू माइनस वेरिएबल में कन्वर्जन करने का तरीका होता है, उस तरीके से आप इसको ऑटोमेटिकली गामा फंक्शन में लेके आ सकते हो। तो बीटा गामा रिडक्शन तीनों डिस्कस हो चुके हैं, बचे 2 लोग, नाम से ही पता चलता है। DUIS स्टैंड्स फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन। इंटीग्रेशन की एक साइन होती है, वो किसी अजीब तरीके से इंसान के साथ चलती रहती है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स पकड़ के चलो, और यहाँ पे बाहर कौन है, d/d मतलब इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या आ गए, सामने आ गए। तो इस केस में ये जो डेरिवेटिव है झुक जाता है और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर चला जाता है, तो इट बिकम्स व्हाट, डैबा। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। DUIS के सम्स को ना आप सिक्वेंस में करना बहुत जरूरी है। अराउंड 6 या 7 सम्स है, बहुत अच्छे से करोगे ना तो बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। इसमें भी आपको किसकी जरूरत पड़ती है, आपको डेरिवेटिव आना जरूरी है, इंटीग्रेशन आना जरूरी है। तो सर मैं कैसे पढ़ूं, तो भाई
मैं ये बोल बोल के परेशान हो चुका हूँ। मेरे हर एक वीडियो में जो कि एजुकेशनल वीडियो होता है, तो मैंने ना एक वन शॉट सेशन लिया हुआ है जहाँ पे मैंने ट्रिग्नोमेट्री, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन के स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज कैसे रिटर्न है इसकी ट्रिक बताई है। अराउंड 50 मिनट का वीडियो है भाई, एक बार ही आप सर्च करो। आप अगर सर्च करोगे यू विल फाइंड कि उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बहुत अच्छे से कवर की है। कॉन्फिडेंस आ जाता है यार M2 को पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज डेरिवेटिव ने, इंटीग्रेशन नहीं तो भाई M2 नहीं। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझ में आना। ये रहा DOS के बारे में। नेक्स्ट इज व्हाट, एरर फंक्शन। एरर फंक्शन जो है वो मोस्टली DOS को ओरिंग में आता है। तो देखोगे टेक्निकली तो एरर फंक्शन ऑफ x एंड एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ x, ये एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी में आपको बताता हूं। आपको ध्यान क्या रखना है, जब यहाँ पे सिर्फ एरर फंक्शन होता है ना, तो इसका जो भी फॉर्मूला बनता है ना उसको हमेशा 0 से लेके x लेना है। लेकिन जब कॉम्प्लीमेंट्री होता है कि नहीं, तो जब हमेशा आपको क्या लेना है, x से लेके इंफिनिटी लेना है। ये छोटी सी ट्रिक आपको पता होनी चाहिए। और पता है इन दोनों को एक बंदा कॉम्प्लीमेंट करता है, उस बंदे का नाम मैं आपको बताता हूं, उसका नाम है लेबनिट्ज। तो ये दोनों के दोनों टॉपिक्स में आपको एक टाइप जरूर दिखाई देता है जहां पे कौन इन्वॉल्व है, लेबनिट्ज रूल इन्वॉल्व है। ये कब वर्क होता है मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर रहे हो और इस इंटीग्रेशन में आपकी रेंज जो है वो 0 से लेके a हो चुकी है। अब मुझे बता देना यहाँ पे बाहर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या है, a है। इंटीग्रेशन की रेंज में कौन आया, a। तो इसको क्या लगता है कि भाई ये a जो है ना, ये अपना इंसान है जो कि यहाँ पे ऊपर इंटीग्रेशन के चोटी पे बैठा हुआ है। तो ऐसा जब सिनारियो है कि जब रेंज में ही आपको ये डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव वाला बंदा आ जाए, तब आपका एक्टिवेट होता है लेबनिट्ज रूल, तब जाके आप इसके सम सॉल्व कर सकते हो। मैंने बहुत बातें तो करी है, आप ये सारी बातें दिमाग में जरूर रखना। उसके बाद यूनिट नंबर 3 को अटैक करना। दोस्तों पैटर्न वाइज देखोगे, रिडक्शन को हमेशा रिडक्शन ओरिंग रहता है, बीटा को हमेशा गामा रहता है और DOS को हमेशा एरर फंक्शन रहता है। अब आप पूछोगे मुझे पता है सर फिर मैंने सिर्फ ऊपर के 3 कंसिडर किए तो चलेगा क्या? देखो भाई, अगर आप ये ऊपर के 3 कंसिडर करके जाओगे कि नहीं नहीं मैं सिर्फ रिडक्शन करूंगा, बीटा करूंगा, DOS, तो आप प्लीज देख लेना आपके 2 या 3 पेपर में आपका लाइनअप क्लियर हो रहा है। लेकिन देखो इस पेपर में क्या होगा, रिडक्शन के साथ यहाँ पे बीटा ना आते हुए कौन आ चुका है, गामा फंक्शन आ चुका है। तो ऐसे उलट पुलट जो चीजें हैं ये यूनिवर्सिटी कर सकती है, इसीलिए आप बीटा गामा पूरा कर लो, उसके बाद DOS के लिमिटेड सम्स कर लो। एरर फंक्शन तो वैसे भी बहुत लिमिटेड है। एंड सबसे अच्छा आपको क्या करके जाना है, रिडक्शन। आई नो इट इज डिफिकल्ट बट आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। एज आई सेड, कोर्स में रिडक्शन बहुत अच्छे से अपडेट करके दिया हुआ है जस्ट टू मेक श्योर कि आपके मार्क्स ना जाए। एक और चीज, ये कौन सा यूनिट है, यूनिट नंबर 3। तो पहले ही बताता हूं, यूनिट नंबर 3 में जितना रिडक्शन बीटा गामा नहीं लगता है उससे कई ज्यादा यूनिट नंबर 6 में लगता है। इसका मतलब है यूनिट 3 तो आपको अच्छा करना ही करना है अगर आपको यूनिट 6 में थोड़े से अच्छे मार्क्स लेके आने। तो ये था आपका रिगार्डिंग यूनिट नंबर 3। आई एम श्योर आपको अब यूनिट नंबर 3 का इंसाइट पता चल चुका होगा। चलिए अब देखते हैं यूनिट नंबर 4 जिसका नाम है कर्व ट्रेसिंग। भाई कर्व ट्रेसिंग के टोटल नंबर ऑफ टॉपिक्स देखोगे तो आपको 4 टॉपिक्स दिखाई देंगे। एक होती है आपकी कार्टेशियन कर्व, दूसरा होता है पैरामेट्रिक, तीसरा होता है पोलर और चौथा है रेक्टिफिकेशन। अब आपको बता दूं 4 टॉपिक है, आपको भी पता है एग्जाम में 3 क्वेश्चन को और इन 3 क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि इन 4 टॉपिक में से एक टॉपिक ऐसा है जो कि दोनों मतलब ऊपर और नीचे दोनों तरफ पूछा जाता है। पहले इसके बारे में सोच लेते हैं। आप देख लेना भाई, आप यहाँ पे थ्योरी क्वेश्चन में पहले फोकस करोगे तो यूल फाइंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, पहला सवाल देखो कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पहला सवाल देखो कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन। इसका मतलब है कार्टेशियन वाला क्वेश्चन आपको कंपलसरी करना पड़ेगा। हैविंग सेड दिस, आप यहाँ पे एमसीक्यूज अगर वर्कआउट करोगे तो आपको पता चलेगा ऑलमोस्ट 4 में से 3 पेपर में कार्टेशियन का 2 मार्क का एमसीक्यू पूछा है। मतलब कार्टेशियन कर्व्स को अच्छे से करोगे तो आपको 7 मार्क्स मिलने के यहाँ पे चांसेस है। 5 तो फिक्स है, लेकिन अगर एमसीक्यू में आया तो 2 और मार्क्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। बोलोगे सर कार्टेशियन का तो पता चला, बाकी टॉपिक्स का क्या? तो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे किसको स्किप करना है। पता है आपको, ये जो रेक्टिफिकेशन है इसे कहता है, इसे ही कहा जाता है फाइंडिंग लेंथ ऑफ द कर्व। क्या बोला जाता है? फाइंडिंग लेंथ ऑफ द कर्व। तो दोस्तों ये रेक्टिफिकेशन वाला टॉपिक आप लोग पूरी तरीके से स्किप करोगे ना तो भी चलेगा। आपने बस 3 टॉपिक अच्छे से करने हैं, नेम्ड एज कार्टेशियन कर्व, पैरामेट्रिक कर्व एंड तीसरा है पोलर कर्व। अब सर हर एक चीज में क्या क्या होता है फटाफट फटाफट बताओगे क्या? तो चलो भाई, कार्टेशियन में अगर आप देखोगे तो पहचानोगे कैसे? तो आपको एक्स और वाई के एलिमेंट्स दिखाई देते हैं। नंबर यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स है जो कि हम लोगों को फाइंड करने होते? तो भाई बहुत सिंपल है। कौन लिखा है यहाँ पे? सिमेट्री। सिमेट्री मतलब 2 ही तरीके की सिमेट्री होती है, सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट क्या हो सकता है? एक्स एक्सिस। बहुत रेयर केस में आपको सिमेट्रिक अबाउट वाई इज इक्वल टू एक्स दिखाई देता है। ऐसे सम्स को आप फॉर अ टाइम बीइंग आप फिलहाल स्किप कर सकते हो। फोकस करो सिमेट्रिक अबाउट एक्स यानी कि ऊपर नीचे सेम एक्स एक्सिस के, वाई एक्सिस
जैसे इधर वैसे इधर, तो ये सिमेट्री होती है। सिमेट्री कैसे पता चलती है? तो ये उल्टे दिमाग की होती है। इसका मतलब है अगर x की पावर इवन हो तो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, y की पावर इवन हो तो सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस होता है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में बस आपको x की वैल्यू डालनी है 0 और y चेक करना है, y की वैल्यू डालनी है 0 और x चेक करना है। अब इसमें भी दो चीजें होती है, जबकि आप x की वैल्यू 0 डालते हो तो कभी कभी क्या होता है, आपका y 0 तो बनता ही बनता है, साथ ही साथ y इक्वल टू a भी दिखता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गए 0 0 0 a। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आपने x की वैल्यू 0 डालने के बाद आपके ओवरऑल एनालिसिस में y गायब ही दिखता है, आपको y दिखता ही नहीं है। इस केस में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एज y इज मिसिंग। ऐसा लॉजिक है जो आपको x और y के लिए यूज करना है। और एक बात, सर मैं x इज इक्वल टू 5 पुट करूं क्या? नहीं चलेगा, x इक्वल टू 0 पुट करके y निकालो, y इज इक्वल टू 0 पुट करके x निकालना पड़ेगा। हैविंग सेड दिस, 3 नंबर में टेंजेंट, टेंजेंट के दो टाइप्स निकल के आते हैं। नंबर 1 टेंजेंट एट ओरिजिन और नंबर 2 होता है टेंजेंट एट एनी अदर पॉइंट। अब टेंजेंट एट ओरिजिन के लिए क्या करना है, आपको करना है लोएस्ट डिग्री टर्म को क्लियरली इक्वल टू 0, और टेंजेंट एट अदर पॉइंट के लिए क्या करना है, dy by dx। अब पता है आपको, हिंट बताता हूं, ये अदर पॉइंट के लिए जो dy by dx निकलना पड़ता है वो हम लोग एक्चुअल में नहीं निकालते, लेकिन दिखाते जरूर है कि हम लोग यहाँ पे dy by dx निकालने वाले। तो ये सब कुछ डिटेल में कहाँ पे दिया है, जैसे मैंने बोला बहुत तरीके से मैंने अपडेट किया हुआ है कार्टेशियन, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके 7 मार्क्स आपको मिले। दोस्तों ढंग से देखना हर एक चीज को, किस तरीके से टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड किया है, किस तरीके से टेंजेंट एट अदर पॉइंट, ये करना ही पड़ेगा। देयर इज नो एक्सक्यूज। यहाँ पे आपको बोला है 4 टॉपिक में से एक टॉपिक स्किप करके दिया ना, आपका 100% काम था वो 75% करके दिया ना, तो आपको किसी भी तरीके से ये तीनों टॉपिक बहुत अच्छे से करना है, उसमें भी सबसे ज्यादा फोकस करना है कार्टेशियन पे। तो देखो भाई, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है आपका असिम्प्टोट, जिसे विलन कहा जाता है। ऐसी लाइन जिसको आपकी कर्व इमीडिएटली देख के क्या हो जाती है, पैरेलल बन जाती है, इट नेवर क्रॉसेस और टचेस योर असिम्प्टोट, तो ये होता है असिम्प्टोट। एंड द लास्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज रीजन ऑफ ऑब्सेंस। रीजन ऑफ ऑब्सेंस वर्क कैसे होता है, सबसे पहले तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स होगा, तो एक्स एक्सिस के टुकड़े होंगे, तो एक्स एक्सिस के जो टुकड़े होंगे उन टुकड़ों में से किसी को भी किसी भी रैंडम वैल्यू को उठाओ और चेक करो कि y का स्क्वायर आपका पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं। पॉजिटिव आया तो रीजन प्रेजेंट, नेगेटिव आया तो रीजन एब्सेंट। क्यों? क्योंकि कोई भी स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता है व्हेन इट कम्स टू कर्व ट्रेसिंग। सेम एनालॉजी, अगर सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस हो तो y के टुकड़े पड़ेंगे, y के टुकड़े पड़ रहे तो आपको पता है कि आपको y के ईच एंड एवरी सेक्शन का कोई भी एक आध वैल्यू उठाना है और एक्स स्क्वायर चेक करना है। अगर एक्स स्क्वायर आपका नेगेटिव आया तो एब्सेंट है, पॉजिटिव आया तो प्रेजेंट है। इतनी सिंपल एनालॉजी आपको यूज करनी है। सर कितने सम्स करने चाहिए? 8 से 9 सम्स करो बस। एक पेपर हुआ था दोस्तों, मैं बताता हूँ कौन सा वाला, ये अगस्त 23 का पेपर था, जहां पे कार्टेशियन का एक जो सम आया था वो बहुत अजीब सा सम आया था। वो सम अगर आपको टफ जा रहा है तो फिलहाल आप बाजू में रख सकते हो, बहुत रेयरली एग्जाम में ऐसे सम्स आते हैं। वो सम मुझे थोड़ा बहुत अभी भी याद है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 3axy, ऐसे कुछ सम था ये। तो ये वाला सम आपने फिलहाल इसको साइड में रखा तो भी चलेगा, बिकॉज ये लीक से हटके समय, इट इज सिमेट्रिक अबाउट y इज इक्वल टू एक्स लाइन सबसे पहले, और ये नोड का सिंबल देता है और बहुत अजीब सा आता है भाई। तो ये सम को आप फिलहाल चाहिए तो क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। बचे हुए सारे सम्स आपको जरूर डील करने हैं व्हेन इट कम्स टू कार्टेशियन। नेक्स्ट इज पोलर पैरामेट्रिक। उसमें अगर आप देखोगे तो आपको क्या ख्याल रखना पड़ेगा व्हेन इट कम्स टू पैरामेट्रिक कर्व, सिर्फ दो टाइप है। दो सम्स करोगे तो आपको 6 सम्स आएंगे, बाय 2 गेट टोटल 6 आपको यहां पे मिल जाएगा। उसमें भी दो टाइप है, एक जो बंदा है भाई उसे कहते हैं साइक्लॉइड, दूसरा जो बंदा है उसे कहते हैं एस्ट्रॉइड। साइक्लॉइड कैसे दिखता है, तो साइक्लॉइड आप देख सकते हो ये कटोरी जैसे दिखता है, ये उल्टी कटोरी है, सीधी कटोरी, उल्टी कटोरी, उल्टी कटोरी, उल्टी कटोरी, सीधी कटोरी, सीधी कटोरी, सीधी कटोरी, कटोरी बीच से कटे या फिर कटोरी साइड से कटे। ये लॉजिक यूज करके साइक्लॉइड के सम आपको सॉल्व करने, और साथ ही साथ एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड मतलब स्टार शेप्ड कर्व, तो इसमें भी दो टाइप है, इलोंगेटेड स्टार होता है और एक सिमेट्रिक स्टार शेप होता है। इसका एक करोगे तो 3 सम्स आना शुरू हो जाएंगे, इसका एक करोगे तो बचा हुआ एक भी आ जाएंगे। मैंने यहाँ पे अगर आप नोट्स पीडीएफ में देखोगे 2 सम्स मैंने तरीके से सॉल्व करके दिए और 2 आपको प्रैक्टिस के लिए दिए। और तो और ये ऐसा टॉपिक है ये और पोलर, आपको क्वेश्चन देने के बाद इमीडिएटली पता है कर्व कैसे दिखती है। आप क्या काम कर सकते हो, क्वेश्चन आपके पास है, आप फटाफट यहाँ पे जो आपका फाइनल कर्व ट्रेसिंग है वो कर लो, और बीच में फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि आपका डेटा बीच में आप फिलअप कर सकते हो एज इफ आपने बहुत सिक्वेंशियली चीजों को सॉल्व किया। भाई इतना स्मार्टनेस तो बनता है जो आपको यूज करना है। ये हो गया। इसमें सर क्या क्या निकलता है, इसमें होती है सिमेट्री, इसमें होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो देयर इज अ स्पेशल पॉइंट करके कोई टाइप जिसको टेंजेंट बोला जाता है। आप देखोगे तो ये जो टेंजेंट वाला पार्ट है, यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना पड़ता है, dy by dx। अब dy by dx जब आप फाइंड करते हो, पहले तो आप पकड़ के चलो, यहाँ पे x और y दोनों दिए जरूर जाते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं रहते, ये वाया
टी या थीटा कनेक्टेड रहते हैं। इसका मतलब है जब आपको dy बाई डी एक्स निकलना होता है तो दैट इज dy बाई डी टी अपॉन क्या हो जाएगा, dx बाई dt। तो ये आपको मेहनत करके निकालना पड़ता है। फिर देयर आर 3 फॉर्मूलाज ट्रिग्नोमेट्री जो कि आपको फिक्स पता होना चाहिए, जैसे साइन थीटा या फिर 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये 3 फॉर्मूलाज आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद आप स्पेशल पॉइंट्स पे काम कर सकते हो। आप स्पेशल पॉइंट में ये एज्यूम करके जा रहे हो कि व्हाट इफ dy बाई dx इज इक्वल टू 0, हमें पॉइंट दे दो। व्हाट इफ dy बाई dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी, हमें पॉइंट दे दो। dy बाई dx इज इक्वल टू 0 मतलब सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस, एंड dy बाई dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब पैरेलल टू क्या होता है, y एक्सिस। इस एनालॉजी के हिसाब से ये जाता है। बाद में तो टेबल होता है x का, y का, t का, आपका टेबल बन जाएगा। t x y के हिसाब से आप कर सकते हो। नेक्स्ट पोलर कोऑर्डिनेट्स। भाई पोलर में आपको 3 बेसिक टाइप दिखाई देते हैं, हमेशा याद रखना। सबसे पहला टाइप होता है कार्डियोइड। कार्डियोइड हार्ट, भाई हार्ट सिंबल। तो 4 तरीके के हार्ट जो है वो होंगे आपके, एक इधर मुंह करके, एक इधर मुंह करके, एक ऊपर मुंह करके, एक नीचे मुंह करके। तो ये 4 टाइप के हार्ट्स आपके रहेंगे जिसकी इक्वेशन फिक्स रहती है। आपको एक हार्ट का इक्वेशन आ गया तो बचे हुए हार्ट्स के आप इक्वेशंस खुद निकाल सकते हो, यानी कि एक सम इज इक्विवेलेंट टू और 3 सम जो कि आप यहाँ पे डील कर सकते हो। रहा नेक्स्ट पार्ट दैट इज रोज कर्व, इसमें भी 4 टाइप के कर्व्स आएंगे। आपको बताता हूं मैं, आर इज इक्वल टू जो सीक्वेंस रहती है, मतलब जिस तरीके से रोज कर्व पूछा जाता है, देखो रोज के जैसे दिखाई दे रहा है, ये इसके पेटल्स दिखाई दे रहे हैं। तो नंबर ऑफ लूप्स के ऊपर हमेशा आप देखोगे तो आपको इस टॉपिक में नंबर ऑफ लूप्स के ऊपर आप देखोगे पोलर में, ये देखो 1 2 3 4 चारों पेपर में नंबर ऑफ लूप्स पे आपको समा है। अगर आपका आर कॉस 2 थीटा होगा, अगर n 2 है तो आपके लूप्स 4 होंगे। अगर आपका n 3 है तो लूप्स आपके 3 ही होंगे। यानी कि ऑड नंबर्स के लिए ऑड लूप्स उतने ही, लेकिन इवन नंबर्स के लिए डबल ऑफ इवन नंबर आपके लूप्स रहेंगे। ये एक बेसिक स्ट्रेटेजी होती है व्हेन इट कम्स टू पोलर। और तो और भाई इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ख्याल रखनी, वो कौन सी चीज ख्याल रखनी, वो है कि यहाँ पे एक और बंदा बनता है जिसको बोलते हैं बर्नौलीज लेमनिस्केट। बर्नौलीज लेमनिस्केट का मतलब इंफिनिटी नामक कुछ सिंबल रहता है जो कि 0 से लेके सिर्फ π/4 तक के ही आपको यहाँ पे एक्टिवेटेड दिखता है। यहाँ से इस रीजन में वो बिल्कुल भी आपको दिखता नहीं है, डिसेबल्ड रहता है। यहाँ पे क्या क्वांटिटीज निकालनी, मतलब क्या क्या निकालना पड़ता है, सिमेट्री, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक बंदा है tan phi नाम का, ये बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है। ध्यान से देखना, यहाँ पे r और थीटा तो है ही, लेकिन साथ में साथ एक tan phi नामक बंदा है, यानी कि phi एंगल भी इंट्रोड्यूस हो चुका है, जो कि r अपॉन dr बाई डी थीटा से सॉल्व किया जाता है। अब tan phi 0 हो तो क्या होगा, tan phi इंफिनिटी होगा तो क्या होगा, ये सारी चीजों के डिटेल्स जो है वो आपको ऐप में कोर्स में दिखाई देंगे। अपडेटेड है भाई, बहुत अच्छे से काम करके दिया हुआ है। और आप खुद भी अपने पढ़ाई कर रहे हो तो आप ये चीज़ों को वर्कआउट करके आगे बढ़ो। तो ये 3 टॉपिक आपको बहुत सही से आना जरूरी है। रेक्टिफिकेशन या फिर फाइंडिंग लेंथ ऑफ कर्व मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अज्यूम करता हूँ कि ये नहीं भी आए तो भी आपको पूरे 15 में से 15 मिल जाएंगे। ये ऊपर का पूरा सेक्शन अगर आप देखोगे तो सब जगह पे आपको रेक्टिफिकेशन दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे के सेक्शन चारों के चारों देखोगे तो यू वोंट फाइंड एनी काइंड ऑफ रेक्टिफिकेशन का सम। 3 कर्व सॉल्व करने के लिए आपको डायरेक्टली पूछा। अंडरस्टूड दिस, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं यूनिट नंबर 5 के लिए, जिसका नाम आप देख सकते हो, दैट इज सॉलिड ज्योमेट्री। बस 3 ही प्यारे से टॉपिक है, एक है स्फीयर, दूसरा है कोन, और तीसरा है आपका भाई साहब सिलेंडर। आपको मैं बता दूं, ये जो स्फीयर कोन सिलेंडर का लॉजिक है उसमें आपको टिपिकल सम्स आते हैं और ये फटाफट आप मार्क्स लेके जा सकते हो। रहा सवाल कोन का, तो शुरुआत मैं स्फीयर से नहीं करूंगा। तो मेरी जब कोन से शुरुआत होती है तो आपको सबसे बढ़िया जो फॉर्मूला लगता है कोन का, वो लगता है कॉस अल्फा नामक फॉर्मूला। बताता हूं क्या है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस लिखा हुआ है c1 c2 एलोंग विथ अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ है यहाँ पे c2 स्क्वायर। अब बोलोगे सर फॉर्मूला तो अच्छा लग रहा है, लेकिन a1 b1 c1 कौन है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी कभी आप किसी भी तरीके का कोण देखोगे तो ये अगर आपका कोण है तो भाई साहब हमेशा याद रखना, ये जो होता है इसे कहते हैं एक्सिस, और ये जो होता है उसे कहते हैं जनरेटर की लाइन। तो आप देख सकते हो एक एक्सिस की लाइन है ये, और एक आपकी जनरेटर की लाइन है ये। आप इन दो लाइन के बीच में आपका वो सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा छुपा हुआ रहता है। तो ये है डायरेक्शन रेशियो ऑफ द एक्सिस a1 b1 c1, और a2 b2 c2 आएंगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ जनरेटर। ये दो लाइन के बीच का एंगल है, इसीलिए ये निकालने के लिए आपको ये बढ़िया सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट ऑफ कॉस अल्फा। बहुत इंटरेस्टिंग है। कोण के बारे में मैं बात करूं तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ये भाई साहब तो आपको पता ही है, ये वर्टेक्स होते हैं, राइट। अब ये जब मैं बात करता हूं ना कोण के बारे में, तो मुझे अच्छा क्या लगता है मैं बताता हूं। यहां पे आपको दो तरीके के सम, रादर तीन तरीके के सम मिलते हैं। एक अल्फा गिवन, ये मोस्टली एग्जाम में आता है। अल्फा मतलब कौन है भाई, सेमी वर्टिकल एंगल। दूसरा अल्फा मिसिंग, और तीसरा जो टाइप आता है वो आप कंसिडर करके चलो रिवॉल्विंग वाले सम्स रहते हैं, या फिर उसको आप बोल सकते हो आपको इसका सर्कल
या फिर एलिप्स का इक्वेशन दिया जाता है और आपको x या y या z किसी की तो वैल्यू दी जाती है, ये एक तीसरा टाइप है। तीन टाइप में से कोई टाइप आता है एग्जाम में, मोस्टली जो एग्जाम में टाइप आते हैं ये दो में से कोई टाइप आता है। सबसे ज्यादा अब तक जो टाइप आया वो है अल्फा गिवन वाला। तो अगर आप 10 सम कर रहे हो तो यू विल फाइंड कि 6 सम्स आपको अल्फा गिवन वाले ही होते हैं, दो सम्स आपको रहेंगे अल्फा मिसिंग वाले और दो सम्स रहेंगे आपको ऐसे कि जहां पे रिवॉल्विंग वाले जो सम्स रहते हैं वो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देंगे। तो भाई साहब अगर आप ये देखोगे तो इस तरीके से आपको कौन के सम्स के लिए अटैक करना है, मेरी प्रायोरिटी रहेगी अल्फा गिवन अल्फा मिसिंग, बहुत अच्छे से आप कर लो। हैविंग सेड दिस, नंबर नेक्स्ट जो आता है वो आता है सिलेंडर भाई साहब का। भाई सिलेंडर भाई साहब में तो आपको कौन कौन यूज करना पता है? सबसे पहले तो आपको क्या आना चाहिए? पाइथागोरस। उसके बाद पता है आपको क्या आना चाहिए? यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला। उसके बाद पता है आपको एक और फॉर्मूला है जिसे हम लोग कहते हैं प्रोजेक्शन फॉर्मूला। बस ये तीन फॉर्मूलाज है, ये तीन फॉर्मूला जैसे आपको आना शुरू हो जाएंगे दोस्त, आपका काम शुरू हो जाएगा और आपको आपके मार्क्स आना शुरू हो जाएंगे। इसमें भी आपको हमेशा तीन टाइप के सम्स दिखाई देंगे। भाई आप देखोगे तो ये जो है इसमें जो सबसे पहला टाइप आता है वहां पे आप देख सकते हो कि आपको हमेशा रेडियस दी जाएगी। आपको पता है मैंने जो सिखाया हुआ है, अगर मैंने 12 सम्स लिए तो 9 सम्स ऐसे है कि जहां पे आपको रेडियस ऑलरेडी गिवन है। तो पहला रेडियस इज गिवन, रेडियस गिवन। जो दूसरा है वहां पे आपको रेडियस जो होती है दैट इज नॉट गिवन, और जो तीसरा टाइप है वो सिमिलर टू दिस है, यानी कि आपको ईदर सर्कल या फिर यहाँ पे एलिप्स वाली कुछ इक्वेशन दी जाएगी और उसके साथ एक्स वाई या फिर जेड की कुछ वैल्यूएशन रहेगा। तो भाई तीन ही टाइप है। इन तीन टाइप में से इफ यू आस्क मी सर सबसे बेस्ट वाला टाइप कौन सा है, तो ये जहां पे रेडियस आपको हमेशा दी जाती है। यहाँ पे पूछोगे ऐसा सम जहां पे आपको अल्फा गिवन होता है और ऐसा सम जहां पे अल्फा मिसिंग होता है। ये दो टॉपिक्स, ये दो चीजें जो है ये इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू कोन एंड सिलेंडर। रहा सवाल स्फीयर का, तो स्फीयर में सर ऐसा कौन सा टाइप है? तो पहले तो आपको स्फीयर के बेसिक टाइप्स पता होने चाहिए, उसके इक्वेशन, जनरल फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, सेंटर रेडियस फॉर्म क्या होता है, ये सारे स्फीयर के आपको टाइप पता होने चाहिए। और मैंने क्या करा है पता है, मैंने ऐसे तीन टाइप्स या फिर तीन इसके पार्ट्स बनाए हुए जिसमें मैं बताता हूँ। ये जो तीसरा टाइप है ना, यहाँ पे आपको लैम्डा अंकल को फाइंड करना पड़ता है यूजिंग व्हाट, एक कॉन्सेप्ट है आपको ऑर्थोगोनैलिटी, ग्रेट सर्कल, या फिर आपको पॉइंट दिया जाता है, राइट। ये जो दूसरा टाइप है जिसके ऊपर मैं हमेशा कहता हूं कि एग्जाम में हमेशा अब तक चारों पेपर में सम आया हुआ है, वो ये है कि भाई स्फीयर टचेस प्लेन या फिर प्लेन टचेस स्फीयर। और जो ऊपर आपको टाइप, हाँ इसमें एक और टाइप है सेंटर रेडियस वाला, भी पहले आया करता था, अब थोड़ा कम हो चुका है, आप कर सकते हो लेकिन इसको। और यहाँ पे ना नंबर 1 में बहुत ज्यादा वैरायटी आपको दिखाई देती है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या करो, आप ना स्फीयर टचिंग एक्सटर्नली वाला जो पार्ट है ना वो वाला कर लो। ये एक्सटर्नली वाला पार्ट आपको करना है। तो सिंपल एनालॉजी है, इतना इतना पार्ट करोगे तो आपको आपके स्फीयर वाला सेक्शन भी क्लियरली यहाँ पे सॉर्ट होते हुए दिखाई देगा। ज्यादा मेहनत आपको करनी है किसमें? पार्ट 2 में करनी है। पार्ट 3 का एक ही बार आया हुआ है, ये जो है ये आई थिंक ये हर एक पेपर में एवरी टाइम आया हुआ है ये वाला पार्ट। ये सबसे कंपलसरी है, स्फीयर टचेस प्लेन कंपलसरी आपको करना है, नोट करके रखना है, आपको इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो भाई दैट्स ऑल, ये था आपका स्फीयर कोन सिलेंडर। पेपर पैटर्न देखोगे तो कुछ अलग है नहीं भाई, सारे के सारे सम्स आप देखोगे तो स्फीयर के एमसीक्यूज है, और साथ में स्फीयर कोरिंग, स्फीयर कोन कोरिंग, कोन और सिलेंडर कोरिंग आपको सिलेंडर पूछा जाता है। चारों पेपर में अलग से कुछ है ही नहीं भाई, आप इसको वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है, शुरू करते हैं यूनिट नंबर 6 के बारे में। तो यूनिट नंबर 6 का नाम है मल्टीपल इंटीग्रल, द ओनली यूनिट जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा टफ जाता है और बच्चे एक ही सवाल पूछते हैं, सर यूनिट 6 ऑप्शन में डालूं क्या? यूनिट 6 बिल्कुल नहीं आ रहा है, मैंने क्या करना चाहिए? तो मैं आपको बता दूं, आप यहाँ पे कितने भी टॉपिक्स देखो, मैं आपको सीक्वेंस बता दूंगा आपको किस हिसाब से जाना है। सबसे पहले आप खत्म करना किसको? डबल इंटीग्रल को। उसमें भी दो टाइप निकलेंगे, एक रहेगा आपका कार्टेशियन मतलब कि रिलेटेड टू एक्स एंड वाई, और दूसरा रहेगा जो कि आप पोलर कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करोगे आर एंड थीटा। अगर आप कार्टेशियन में बोलोगे तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जहां पे आपको हमेशा, जैसे कि पैराबोला पूछा जाता है, इंटरसेक्ट होता है आपके लाइन के साथ, ये पैराबोला और लाइन का कॉम्बिनेशन यहाँ पे बहुत बहुत हेवी है, बहुत सही जाता है। आपको डबल इंटीग्रल का टॉपिक कंपलसरी करना है दोस्तों, मैं सीक्वेंस बताऊंगा, ध्यान देना। डबल इंटीग्रल अच्छे से करोगे तो इमीडिएटली उसके बाद जो टॉपिक उठाना है वो आपको उठाना है एरिया वाला। कौन सा टॉपिक? एरिया वाला। एरिया वाले टॉपिक में आपको लगता क्या है मैं बताता हूं। एरिया वाले टॉपिक में आपको ये जो पोलर वाला सेक्शन है ना, ये पोलर वाला सेक्शन आपको बहुत तरीके से लगता है, क्योंकि
इसमें यूनिट 3 की भी कॉन्सेप्ट लगती है, जो मैंने आपको पहले भी बोला था, दैट इज रिडक्शन फॉर्मूला। सो एरिया के सम्स आपको खत्म करने हैं। इसमें मैंने जैसे बोला, आपको क्या लगता है, पोलर कर्व्स के बारे में पता होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपको किसका पता होना चाहिए, रिडक्शन का भी, रिडक्शन फॉर्मूलाज भी आने चाहिए, राइट। उसके इमीडिएटली बाद नंबर 3 में अगर आप मुझे पूछोगे तो मैं जानबूझ के आपको कहूंगा कि प्लीज गो फॉर सीजी नाम का कॉन्सेप्ट है, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहा जाता है। मैं आपको बता दूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जब आप करते हो तो दैट इज न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, और किसी को मत बताइएगा ये जो डिनोमिनेटर रहता है ये ऑलरेडी एरिया रहता है, और जितने सम एग्जाम में पूछे हैं हर एक सम में आपको एरिया इज ऑलरेडी गिवन है। बचता क्या है, सिर्फ ऊपर का पार्ट है। डबल इंटीग्रेशन में एक तो एक्स डी एक्स डी वाई रहेगा, या फिर डबल इंटीग्रेशन में आपका वाई डी एक्स डी वाई रहेगा। इतना सिंपल पार्ट है। जिसको डबल इंटीग्रेशन आएगा उसको एरिया आना शुरू हो जाएगा, जिसको एरिया आएगा उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी आना शुरू हो जाएगा। सीक्वेंस देखना, ये आप चाहिए तो मैं इसको नंबर 1 लिख दूं, इसको मैं लिख देता हूं नंबर 2, और उसके बाद आपने जाना है नंबर 3। सेम तरीका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी तरीके से पूछा जाता है। तो आपको टोटल टॉपिक्स करने कितने हैं, यहां पे भले ही आपको 7 टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे, मेरी रिक्वेस्ट रहेगी पहले आप ये 4 टॉपिक करो। अगर ये 4 टॉपिक अच्छे से थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो गया तो देखो भाई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ओरिंग रहता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। आपको पेपर पैटर्न दिखाता हूं, आपके MI CG MI CG 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 MI CG, इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ओरिंग CG। ये अगर आप करोगे, ये डायरेक्ट अटैक नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस के लिए, सबसे पहले आपको डबल इंटीग्रेशन सीखना ही पड़ेगा। सो डबल इंटीग्रल सीखोगे, इसका मतलब हर एक पेपर में डबल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल डबल इंटीग्रल, ऊपर नीचे कहीं ना कहीं आपको डबल इंटीग्रल जरूर दिखाई देगा। तो देखो, डबल इंटीग्रल के साथ सीजी, डबल इंटीग्रेशन के साथ सीजी, डबल इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे एमआई। तो ये कॉम्बिनेशन आपको सही तरीके से आने चाहिए। अब रहा सवाल, ये 4 टॉपिक आने के बाद ही आप कोशिश करो तो आप ये वाला 5 नंबर का टॉपिक देख सकते हो, 6 नंबर का टॉपिक देख सकते हो, और बाद में आप 7 नंबर का टॉपिक देख सकते हो। इन दोनों के बारे में बता दूं, इसमें भी सबसे पहले अगर dx dy dz है तो पहले z का इंटीग्रेशन निकल जाता है, फिर आपको dx और dy को क्या करना पड़ता है, फाइंड करना पड़ता है, वापस से डबल इंटीग्रेशन पे समय। तो टेक्निकली स्पीकिंग आपको जितना करना है ये मैंने आपको बताया हुआ। अब रहा सवाल, सर हम लोगों ने एग्जैक्टली कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। तो भाई, जिन लोगों ने कोर्स लिया हुआ है M2 का, मैं ना उनको एक सीक्वेंस दूंगा, वो सीक्वेंस आपको आपके ग्रुप पे आ जाएगी। बस आप उतने उतने सम्स करके जाओ जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं। वैसे तो एग्जाम में कुछ भी सम आ सकते हैं, जो मेरा अंदाजा है उस हिसाब से मैं आपको इसके इंपॉर्टेंट सम जो है वो नोट करके दे दूंगा। ज्यादा लोड लेने की जरूरत इसमें आपको नहीं है। अंडरस्टूड दिस गाइज? आई एम श्योर आपको यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5, यूनिट नंबर 6 बहुत अच्छे से समझ में आया। भाई कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसे लगा, और यार जिस तरीके से मैंने मेहनत करी है सिखाने के लिए, भाई सच में बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे रिस्पॉन्ड करते। तो आपका रिस्पॉन्स ही मेरे लिए दुआ है दोस्तों। तो मिलते नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।